नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का अगला चैप्टर जिसका नाम है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पाचन क्या होता है, प्रमुख पाचक अंग कौन कौन से होते हैं और पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। इनके बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो मानव पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाचन क्या हो। पाचन के बारे में हम लोग देखते हैं कि पाचन होता क्या है। तो पाचन क्या है कि ये जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ये तो सिंपल अर्थ हो गया इसका। अब इसमें पाचन में क्या होता है कि जटिल भोज्य पदार्थ क्या मिल जाए इसमें, तो ये सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित होंगे। तो इसमें दो चीजें मिल जाए, अगर एक एंजाइम मिल जाए और दूसरा जल, ठीक है। तो जब एंजाइम और जल किसमें, जटिल भोज्य पदार्थ जैसे ही हम ग्रहण करते हैं तो उसमें जब एंजाइम और जल मिल जाता है तो वो जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है वो किस पे परिवर्तित हो जाता है, सरल भोज्य पदार्थों में, ठीक है। तो पाचन क्या है, एंजाइम और जल की उपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर देना पाचन कहलाता है। दूसरी चीज है कि जटिल भोज्य पदार्थ क्या क्या होते हैं। तो जटिल भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा वसा और तीसरा प्रोटीन। ये प्रमुख रूप से क्या होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट को जब ग्रहण किया जाता है तो इसमें जब जल और एंजाइम मिल जाते हैं तो क्या होता है, ये इसका सरल रूप क्या हो जाता है, ग्लूकोज। तो ये किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, एंजाइम और जल जब इसमें मिल जाते हैं तो ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो सरल रूप होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। वसा में जब एंजाइम और जल मिलते हैं तो ये किस में, इसका सरल रूप क्या हो जाता है, तो इसका सरल रूप हो जाता है वसीय अम्ल। वसीय अम्ल को क्या कहते हैं, और फैटी एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो वसा का जो सरलतम रूप होता है वो क्या होता है, वसीय अम्ल या फैटी एसिड। प्रोटीन का सरलतम रूप क्या होता है, तो प्रोटीन का सरलतम रूप होता है अमीनो अम्ल, ठीक है। प्रोटीन जब अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तो ये क्या होता है, इसका सरल रूप होता है। तो जब प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाए, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि प्रोटीन का पाचन संपन्न हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही वसा जब फैटी एसिड में बदल जाता है तो वो वसा का पाचन हो चुका होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आया। पाचन क्या होता है, एंजाइम और जल की उपस्थिति में जब जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं इसे पाचन कहते हैं। जटिल पदार्थ कौन कौन से हैं, तो इनका सरल रूप क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का जटिल पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है जिसका सरलतम रूप होता है ग्लूकोज। वसा एक जटिल भोज्य पदार्थ है और इसका सरलतम रूप होता है वसीय अम्ल। प्रोटीन भी एक जटिल भोज्य पदार्थ है और इसका सरलतम रूप होता है अमीनो अम्ल। अब देखते हैं, ये पाचन की बात हो गई, दो शब्द हैं इसमें, एक पाचन और दूसरा तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है कि जब पाचन होता है तो इसमें क्या होता है, कई अंग मिलकर के पाचन की क्रिया को क्या करते होंगे, संपन्न करते होंगे। तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, एक सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। यही पाचक अंग क्या करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण हो जाता है और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं, ठीक है। कि भोजन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, इसके बाद फिर क्या होगा, इस तरह से ये व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। और इसी प्रक्रिया के जो सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, इसको पाचन का जो तंत्र बन जाता है, ठीक है। तो पाचन तंत्र हो गया ये। अब हम लोग देखेंगे कि पाचक अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तंत्र तो बनेगा लेकिन किन किन से मिलके बनेगा, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे पाचक अंग। पाचक अंग किसे कहते हैं, पाचन की क्रिया में जो सहयोग करने वाले अंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पाचक अंग, ठीक है। तो पाचन की क्रिया में सहयोग करने वाले, ठीक है, सहयोग करने वाले अंग, पाचन की क्रिया में सहयोग करने वाले अंग क्या कहलाते हैं, पाचक अंग कहलाते हैं।
अब पाचक अंग कौन कौन से हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसको दो भागों में बांट देते हैं। पाचक अंग जो होते हैं जो पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं, एक हो जाता है आपका आहार नाल और दूसरा हो जाता है एक सहायक अंग। ठीक है, आहार नाल क्या होता है इसको देखते हैं, अभी चित्र में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि पाचक अंगों को दो भागों में बांटा गया, एक हो गया आहार नाल, दूसरा हो गया सहायक अंग। सहायक अंग क्या होता है? सहायक अंग का मतलब ये है कि जो किसी कार्य की सहयोग करे, किसी कार्य के संपन्नता में या पूर्णता में जो सहायक होता है वो क्या कहलाता है? सहायक। और उसके अंग जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? सहायक अंग। तो पाचन की क्रिया में जो अंग सहायता करते हैं उन्हें सहायक अंग कहते हैं। ठीक है, आहार नाल क्या होता है? आहार का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। ठीक है, और नाल का मतलब होता है एक नली। आहार नाल दो शब्द हैं इसमें, आहार और नाल। आहार का मतलब होता है भोजन, नाल का मतलब होता है नली। ठीक है, तो आहार नाल क्या होता है? तो भोजन जिस नाल में या जिस नली में प्रवेश करके पूरी पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करता है, और वही जो अंग होता है वो क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। ठीक है, अब ये आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आएंगे इसको देखेंगे। तो पहले आएगा सबसे पहले मुख गुहा, दूसरे नंबर पे आएगा ग्रास नली, फिर आएगा अमाशय, फिर आएगा छोटी आंत, फिर आएगा बड़ी आंत। ठीक है, तो भोजन ऐसे प्रवेश करता है। मुख गुहा से ग्रास नली में प्रवेश किया, ग्रास नली से अमाशय में प्रवेश किया, अमाशय से छोटी आंत में गया और छोटी आंत से बड़ी आंत में गया। छोटी आंत तक लगभग संपूर्ण पाचन संपन्न हो चुका होता है। इसके बाद बड़ी आंत में पहुंचेगा, बड़ी आंत में अवशोषण होगा कुछ चीजों का। इसके बाद ये बाहर मलाशय के माध्यम से जो अवशिष्ट पदार्थ होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या होगा? ये सहायक अंग हो गए, दांत हो गया, जिह्वा हो गई, ठीक है, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया। ये सीधे सीधे उसमें भाग तो नहीं लेते पाचन में, लेकिन क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से ये पाचन की क्रिया के संपन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है, इनसे कुछ रस निकलता है अग्नाशय से, यकृत से भी, तो ये क्या होंगे? पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। अब देखते हैं इसको एक चित्र के माध्यम से कि क्या है, कहाँ कहाँ इन अंगों की अवस्थिति होती है। देखिएगा इस पे सबसे पहले हम लोग देखा था मुख गुहा, ठीक है, वक्कल कैविटी। इसमें क्या है? मुख गुहा में क्या पाए जाएंगे? दांत पाए जाएंगे और जीभ पाई जाएगी, जिह्वा पाई जाएगी, है ना। इसके बाद आगे देखें इसको, तो ये क्या हो गया? ग्रास नली हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ से इसके बाद ये हो गया यकृत, यह लीवर हो गया। ठीक है, इधर ये अमाशय। ठीक है, तो भोजन यहाँ से ग्रास नली से अमाशय में प्रवेश किया, अमाशय हो गया। इसके बाद भोजन जब यहाँ से अमाशय से ये कहाँ प्रवेश करता है? छोटी आंत में, ये छोटी आंत हो गई, तो ये हो गया छोटी आंत। इसके बाद छोटी आंत से यहाँ से भोजन किस में प्रवेश करता है? बड़ी आंत में, तो ये हो गई बड़ी आंत आपका। ठीक है, बड़ी आंत में पाचन के अवशोषण के बाद क्या होगा? ये यहाँ से गुदा या एनस के माध्यम से क्या होगा? बाहर जो अवशिष्ट पदार्थ होगा वो निकल जाता है। तो ये हो गए आपके अंग, पाचक अंग। मुख गुहा, दांत, जिह्वा ये सहायक अंग हो गए। यकृत भी सहायक अंग होता है, अग्नाशय भी सहायक अंग होता है। अग्नाशय कहाँ होता है? ये जो यहाँ पत्ती नुमा संरचना दिख रही है ना, इस बीच में ये वाली संरचना, ये क्या है? ये अग्नाशय है। ठीक है, पैंक्रियाज। ये अमाशय हो गया और ये ग्रास नली हो गया। अब हम लोग इनको बारी बारी से क्रमशः देखेंगे विस्तार के साथ कि किससे कौन सा एंजाइम निकलता है। ठीक है, वो किस प्रकार से पाचन में सहयोग करता है, ये सब चीजें हम लोग विस्तार से देखते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आगे का। इससे पहले देख लेते हैं कि पाचन की अवस्थाएं क्या होती हैं, पाचन किस प्रकार से संपन्न होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? भोजन को क्या करेंगे? हम ग्रहण करेंगे। अंतर ग्रहण का मतलब हो गया अंदर प्रवेश कराए। मान लीजिए ये क्या है? रोटी चावल जो भी है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा, ये सब चीजें हम क्या करते हैं? लेते हैं। तो मान लेते हैं इसको कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करेगा हमारे अंदर में? जब हम अपने मुख गुहा में इसको प्रवेश कराते हैं, ठीक है, तो मुख गुहा में प्रवेश करते ही पाचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। कैसे होती है? तो जैसे ये मुख गुहा में पहुंचा तो ये क्या होगा? दांतों के माध्यम से ये जो
बड़ा अणु है, ठोस अणु है, ये क्या करेंगे, दांतों के माध्यम से इसको छोटे छोटे अणुओं में क्या किया जाएगा, विभक्त किया जाएगा। ठीक है, तो पाचन की प्रक्रिया आरंभ हुई। अब इसके बाद जब ये छोटे छोटे अंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसके जो आवश्यक तत्व होंगे उनका क्या किया जाएगा, अवशोषण। अब ये कहाँ अवशोषित होंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि ये जब प्रवेश करेगा भोजन हमारे मुख गुहा में, तो क्या होगा, ये छोटी छोटे टुकड़ों में इसको विभक्त कर दिया जाएगा। किसके माध्यम से, दांतों के माध्यम से, है ना। इसके बाद ये जब विभक्त हो जाएगा तो जब और नीचे पहुंचेगा अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, तो क्या होगा, इसका फिर अवशोषण होगा। इसमें जो आवश्यक चीज़ें हैं जो शरीर के लिए जो जरूरी हैं, उन चीज़ों को क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। अवशोषण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये क्या रखा है, यहाँ पे जल भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग क्या करें, रुई रख लें, अगर रुई मान लेते हैं इसको, तो जल में अगर रुई को क्या कराया जाए, प्रवेश कराया जाए, तो क्या होगा, इस जल के जो अणु है वो धीरे 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 कुछ क्या होंगे, इसमें रुई में आ जाएंगे, है ना। और ये जल क्या होगा, धीरे कम हो जाएगा ना, इसमें सोखने की क्षमता होगी, क्या करेगा, ये इसको अवशोषित कर लेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। इसके बाद अगर इसको हम कहीं दूसरी जगह ले जाके क्या करें, इसको दबाएं, निचोड़ें, तो क्या होगा, इससे ये जो जल है वो निकल जाएगा, है ना। तो कहीं मान लीजिए दूसरी जगह आवश्यकता हो जल की, तो हम क्या करें, रुई को लेके जाएं अगर, तो इसमें क्या करें, जल में प्रवेश करा दें, तो रुई अपने सामर्थ्य के अनुसार इस जल को अवशोषित कर लेगा। और इस रुई को अगर ला करके दूसरी जगह पे क्या करें, इसको निचोड़ दें, तो यहाँ पे पानी क्या होगा, आ जाएगा। उसी प्रकार से ये जो अंदर ही इसमें आंतें होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत होता है, इसमें क्या होता है, अवशोषण की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है इससे, और बाकी चीज़ें आगे भेज दी जाती हैं। ठीक है, अवशोषित जब हो जाएगा तो ये कहाँ पहुँचेगा, हमारे रक्त में इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो रक्त क्या करेगा, रक्त क्या करता है, शरीर में, संपूर्ण शरीर में जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पे वो पहुँचा देता है। ये रक्त पहुँचा दिया, मान लीजिए कोशिका में आवश्यक चीज़ें क्या कर दिया, ये कोशिका में पहुँचा दिया, सेल में पहुँच गई। जब ये आवश्यक चीज़ें सेल को मिली या कोशिका को मिली, तो ये क्या होगा, इसको एनर्जी मिल जाएगी। और ये इस एनर्जी की प्राप्ति हो जाना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। ऊर्जा जब मिल जाती है हमारी कोशिका को और उसके कार्य करने की जो सामर्थ्य है वो फिर से तेज हो जाती है, वो क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। तो यहाँ पे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, कुछ चीज़ें इसमें से जो कि अनावश्यक चीज़ें होंगी, कुछ हानिकारक चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो उसको क्या किया जाएगा, स्वांगीकरण होने के बाद ये जब अवशोषण हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, मलोत्सर्ग यानी कि मलाशय के माध्यम से, गुदा के माध्यम से क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो अवशिष्ट पदार्थ होगा, जो अनावश्यक चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये होती है पाचन की पूरी अवस्था। सबसे पहले क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। भोजन को अंतर ग्रहण किया जाएगा, जब ग्रहण किया जाएगा तो इसको क्या होगा, पाचन की प्रक्रिया, इससे पहले क्या होगा, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाएगा मुख गुहा में, और मुख गुहा से ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद इनमें जो आवश्यक चीज़ें हैं उसका क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण। और अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ होगी, छोटी आंत और बड़ी आंत, इनमें क्या होता है, अवशोषण होता है। अब यही अवशोषित पदार्थ को कहाँ छोड़ दिया जाता है, रक्त के पास। रक्त इसको लेकर के कोशिका के पास पहुँचती है, और कोशिका इन आवश्यक तत्वों को प्राप्त करके ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाती है, और इसी ऊर्जा की प्राप्ति हो जाना और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण हो जाता है। इसके बाद जो इसमें अवशिष्ट पदार्थ बचे उसको मलाशय के माध्यम से बाहर, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई भोजन की अवस्थाएं। अब हम लोग देखते हैं मुख गुहा में पाचन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले क्या होगा, भोजन को कहाँ पे प्रवेश कराया गया, मुख में। ठीक है, इस जगह यानी कि अपने मुंह में। तो मुख गुहा में देखते हैं शरीर का भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, मुख में जैसे ही भोजन पहुंचता है, इसमें क्या होता है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी है, जैसे ही ये हमारे मुख गुहा में प्रवेश करता है,
तो क्या होता है, मुख गुहा में कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि, इन सब के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो मुख गुहा में कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। इस लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, लार निकलता है, ठीक है, सलाइवा निकलता है, लार निकलता है। और ये जो लार है इसमें जल पाया जाएगा और एंजाइम पाया जाएगा। तो इसमें जो लार में जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि लगभग 99%। 1% क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें, लार में। तो मुख गुहा में अगर एंजाइम है और जल है तो इसका मतलब पाचन शुरू होगा, और यहीं से पाचन की शुरुआत हो जाती है, मुख गुहा से। प्रश्न पूछता है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से ही पाचन की शुरुआत आरंभ हो जाती है। अब देख लेते हैं लार जो है, इस लार का पीएच मान अभी देखेंगे। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पीएच मान होते हैं। ये पूछा जाता है कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान होता है 7.2, ठीक है, 7.2 ये लार का पीएच मान होता है। अब देखते हैं एंजाइम कितने प्रकार के एंजाइम मुख में पाए जाते हैं। तो मुख गुहा में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो एक हो गया आपका टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, या इसी को एमाइलेज भी बोलते हैं। क्या, एमाइलेज, टायलिन पाया जाता है। और एक पाया जाता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एक एंजाइम पाया जाता है मुख गुहा में या लार में, और एक पाया जाता है टायलिन। तो टायलिन और लाइसोजाइम ये 2 एंजाइम लार में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये टायलिन क्या काम करता है, इसको देखते हैं। ये जो टायलिन होता है ये क्या करता है, स्टार्च को या मंड को क्या करता है, स्टार्च या मंड को किसमें परिवर्तित कर देता है, ये बदल देता है माल्टोज में। माल्टोज, टायलिन नामक एंजाइम जो है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। एक बात ये हो गई। अब ये स्टार्च क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो अगर एक दूसरे रूप में अगर इसको देखा जाए तो टायलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये चीज समझ लेना है। तो टायलिन क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न इसमें किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा कि टायलिन नामक जो एंजाइम है स्टार्च को किस में बदलता है। पहले नंबर तो ये तो स्टार्च या मंड को ये क्या करता है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, नंबर 1 बात। दूसरी चीज, टायलिन अगर पूछा जाए कि किसका पाचन करता है, तो टायलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो इस प्रकार से इसमें 2 प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है कि टायलिन किसका पाचन करता है, तो स्टार्च या मंड को माल्टोज में बदलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। अब आते हैं लाइसोजाइम में। लाइसोजाइम क्या होता है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, ये रोगाणुओं को, जो भोजन में रोगाणु होते हैं, भोजन के रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम मान लीजिए क्या हमारे हाथों में अगर कोई बैक्टीरिया है, वो क्या होता है, खाने के साथ हमारे भोजन में प्रवेश कर जाता है, और ये क्या होता है, हमारे मुख गुहा में प्रवेश कर जाता है उसी भोजन के साथ। तो जो ये रोगाणु है इसको मारने का कौन काम करेगा, लाइसोजाइम नामक एंजाइम इन रोगाणुओं को मारने का काम करता है। इतना याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुख गुहा में पाचन के बारे में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मुख गुहा में पाचन क्या होता है, भोजन जैसे ही हमारे मुख में प्रवेश करता है तो हमारे मुंह में कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती हैं, तो 3 जोड़ी पाई जाती हैं, ठीक है। इसको आगे हम लोग अभी देखते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन लार ग्रंथियों में क्या होता है, लार पाया जाता है। इस लार में क्या क्या चीजें होती हैं, तो जल होता है और एंजाइम होता है। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, टायलिन और लाइसोजाइम। टायलिन क्या काम करता है, टायलिन स्टार्च या मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है, या टायलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। माल्टोज क्या होता है, एक प्रकार की क्या होती है, ये शर्करा होती है। माल्टोज एक प्रकार की क्या होती है,
शर्करा, तो भोजन में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो क्या कहलाती है? माल्टोज। लाइसोजाइम क्या करता है? ये जो रोगाणुओं का, प्रमुख रूप से ये रोगाणुओं को मारने का काम करता है। तो भोजन के साथ अगर कोई रोगाणु हमारे अंदर प्रवेश करता है तो ये क्या करेगा? लाइसोजाइम उन रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है। अब अगली चीज है कि ये जो लार है इसका पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है 7.2। अब हम आगे देखेंगे लार ग्रंथियों के बारे में। 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं उनके बारे में देखिए। अब लार ग्रंथियां, ये एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 3 जगह आप लोगों को दिख रहा है। ये क्या है? ये लार ग्रंथियां हैं, ठीक है। तो ये जो एक यहाँ पे पाया जाता है कान के पास, तो एक इधर पाया जाएगा, एक दूसरे कान की तरफ पाया जाएगा, तो 2 हो गए। ये भी एक यहाँ पे जबड़े के पास पाया जाता है, तो एक जबड़ा इधर हो गया, एक जबड़ा दूसरे पार्ट पे हो गया, तो ये 2 हो गए। और इसके बाद ये है जिह्वा के पास पाया जाता है, तो ये इधर पाया जाएगा, एक दूसरी तरफ पाया जाएगा। इस प्रकार से अगर संख्या के रूप में देखा जाए तो संख्या में लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? तो संख्या में ये 6 होती हैं। अगर जोड़ी में देखा जाए तो 3 होती हैं, ठीक है। 3 जोड़ी हो गए, 1 2 3। अगर इसे में इधर उधर संख्या को जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाएंगी, ठीक है। अब ये कौन सी है? ये लार ग्रंथि कौन सी है? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पैरोटिड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पैरोटिड लार ग्रंथि होती है ये। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये कान के पास पाई जाती है। इतना याद रखना है इसकी स्थिति कहाँ पे है। तो पैरोटिड नामक जो लार ग्रंथि है वह कान के पास पाई जाती है। दूसरा जो है, एक है ये, इसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर, ठीक है। सबमैंडिबुलर, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जबड़े के पास पाई जाती है, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये जबड़े के पास पाई जाती है, जबड़े के पास पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कान के पास, पैरोटिड नामक लार ग्रंथि कान के पास पाई जाती है, और सबमैंडिबुलर जबड़े के पास पाई जाती है। इसके बाद जो तीसरी लार ग्रंथि उसका नाम है सबलिंगुअर, और ये कहाँ पाई जाती है? ये जीभ के पास, जिह्वा या जीभ होता क्या, जहाँ पे जीभ की समाप्ति होती है, जहाँ पे हमारी जिह्वा समाप्त होती है, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ से कुछ लार निकलता है, ठीक है। वही लार ग्रंथि जो होती है जिह्वा के पास, उसे बोलते हैं सबलिंगुअर। अब हम लोग देखते हैं कि इसके ये वाली जो है पैरोटिड है, इसमें अगर मान लीजिए क्या हो जाए कि किसी वायरस के कारण इसमें क्या हो जाता है? विकृतियां आ जाती हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई वायरस आ जाता है तो क्या होता है? इसमें कुछ विकृतियां आ जाती है पैरोटिड लार ग्रंथि में, तो ये क्या हो जाता है? ये सूज जाता है ना, सूजन आ जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मम्स। क्या बोलते हैं? मम्स या गलसुआ। तो ये हो गया मम्स या गलसुआ। तो जब पैरोटिड लार ग्रंथि में वायरस के कारण, तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें एक रोग हो जाता है, और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है मम्स या गलसुआ। तो ये चीज़ याद रखना है कि ये जो गलसुआ रोग होता है वो कौन सी लार ग्रंथि में हो जाता है? तो ये हो जाता है पैरोटिड में। और किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण ये रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हम लोगों ने देख लिया। अब हम अगली वीडियो पे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और जो पाचक अंग बचे हुए हैं, जैसे दांत है, तो दांत के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कृंदक, रदनक, अग्रचवर्णक, पश्चवर्णक, है ना। बुद्धि दांत क्या होता है? अक्लदाढ़ जिसे बोलते हैं, ठीक है। दंत सूत्र क्या होता है? बच्चों में कितने दांत होते हैं? अस्थायी दांत कितने होते हैं? स्थायी दांत कितने होते हैं? ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।